वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद चिश्ती साहब, रिटायर्ड एयर कमोडोर हैं। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू खालिद साहब, आप क्या देखते हैं 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब में राफेल तैयारों ने पेशरफ्त की, अंबाला से उड़े और फिर उनको इंटरसेप्ट किया गया, जिस पर वो श्रीनगर जो है एयरबेस उतरने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, खसूसन पीएफ का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को पहले भी कामयाबी दिलाई है। अभी रिसेंट इंसिडेंट में अगर देखा जाए, कितनी बड़ी पेशरफ्त आप ये समझते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी थी और पाक फिजाइया के लिए बड़ा चैलेंज था, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी उतरी। ये राफेल तैयारे ज़ाहिर एक विद वेपन्स टेक ऑफ किया था उन्होंने, और विद अल्टीमेट जो होता है स्ट्राइक प्लान, उसके तहत ये आए थे। इसमें कोई शक नहीं। और ये जहन में रखिएगा, मैं आप नाजरीन को बताते चलूं कि ये सिर्फ 4 जहाज स्टैंड लोन नहीं होते, ये पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर और सपोर्ट और वैल्यू एडिशन और फोर्स मल्टीप्लायर भी होते हैं। लेकिन क्योंकि मेन लीड इनको राफेल कर रहे थे और जाहिर है वो हमारी सरहद की तरफ आना चाहते थे, लेकिन पाक फिजाइया क्योंकि बहुत रेड अलर्ट और वॉर रेडी स्टेटस पे है ऑल ओवर पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची के समंदरों तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द टाइम हमारी फोकस बहुत सारे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके अंदर भी हो रही होती हैं, उन पर भी नजर होती है। तो हम विजिलेंट हैं। पाक फिजाइया ना सिर्फ बर वक्त इनको डिटेक्ट किया, बल्कि अपने तमाम रिसोर्सेज, मैं इनको नाम देता हूँ 3 डायमेंशनल रिसोर्सेज, मतलब एक जमीन से सिर्फ हमने नहीं तैयार, सरफेस मिसाइल होते हैं, हवा में भी हम तैयार थे, और फिर हम सैटेलाइट्स और साइबर वॉरफेयर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस मुझे एक्सेस है मुख्तलिफ डिटेल्स की, लेकिन मैं इस वक्त इतना ही आपके नाजरीन की सिंप्लिसिटी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा बहुत इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट हुई है सारे एसेट्स की, जो हमारे हवा में है, जो 3 डायमेंशन जो नजर नहीं आते दुश्मन को, वो सॉफ्ट एक डेवलपमेंट हमने बहुत टेक्नोलॉजिकल एज जो लिया है उनको इस्तेमाल किया गया था। उसका नुकसान ये होता है दुश्मन पर, या हमें फायदा ये मिलता है उसका कि दुश्मन की जो अपनी इंटीग्रेशन होती है, यानी जो कोऑर्डिनेशन होती है, नेटवर्किंग होती है, क्लोजनेस होती है, उसकी आप डिग्रेड कर देते हैं ओरिएंटेशन। ये ऐसे ही है कि आप जैसे आप उसकी डिसीजन मेकिंग में एंटर हो जाते हैं जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी उसको फील होना शुरू होता है। उसको डाटा पूरा नहीं मिल रहा होता, उसकी बात दूसरों से पूरी नहीं हो रही होती, और उसको ये फील होता है कि शायद जिस तरह मैं चाह रहा हूं इस जहाज को उड़ाना, या इस फॉर्मेशन को लेके जिस प्लान के तहत मैं जाना चाह रहा हूं, वो हैम्पर हो जाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, जैसे मैंने कहा, कोऑर्डिनेशन। सिचुएशनल अवेयरनेस। जब सिचुएशनल, जी, कोऑर्डिनेशन, जब लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस होता है तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो किसी का भी हो, चाहे मैं वो बॉर्डर के किसी तरह भी फाइटर पायलट हो, मैं जहाज की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं रिपीटेडली कहता हूँ राफेल बहुत कॉम्पिटेंट जहाज है, स्टैंड ऑफ वेपन्स भी मार सकता है, इन्हें अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए भी फायर कर सकता है, हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ना सिर्फ ये टाइमली डिटेक्ट किया, बल्कि उसको वापस रिपल्स किया और उसको मजबूर किया कि वो इमरजेंसी बेसिस पे जाके लैंड कर जाए, वो लैंड किए। हाउएवर, मैं आपके नाजरीन की एक अवेयरनेस या थोड़े से इल्म के सेंस में ऐड करता चलूं कि आजकल के दौर में स्टैंड ऑफ वेपन्स इतने आ गए हैं, तो ये मुश्किल नहीं रहा कि आप अपने अंदर रहें इलाके के और स्टैंड ऑफ एक वेपन्स डिस्टेंस से रहते हुए 10 20 40 किलोमीटर का एक मिसाइल फायर कर दें, वो अंदर आके गिरे। ये गिर सकता है पॉसिबली, बिकॉज सारी दुनिया में ये हो रहा है। हाउएवर, जिस पे हमारी टेस्ट होगा, हमारी कौम की तवक्कुआ जिस पे होनी चाहिए कि हम फिर रिटेलिएटरी स्ट्राइक जब करेंगे तो दुश्मन को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। असल हमारा पावर वो भी है, क्योंकि वो गए जमाने जब पाक फिजाइया डिफेंसिव इस्तेमाल किया करते हैं, हम आज भी यूज करते हैं हमारी दिफाई अफवाज। मैं इसको एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम दिफाई अफवाज नहीं है बिल्कुल, और दिफाई फौज नहीं है। हम डिफेंड जरूर करेंगे, लेकिन हम उतना ही अग्रेसिव भी आएंगे अगर अगर हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज यानी किया। यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि अगर पाकिस्तान बार बार ये कर रहा है कि अगर कोई ऐसा कुछ किया गया पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर, तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इसका सबूत ये है कि आप लोगों ने हम पर हमला करने की कोशिश की, हमने उसे इंटरसेप्ट किया, उसे नाकाम बनाया, और आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान पूरे ऑफेंसिव के साथ उसको अटैक को लॉन्च करेगा। देखिए, आपने बड़ा सही इसको कहा है कि हमने एक ना सिर्फ रिजॉल्व देना है, बल्कि एक चीज नोट करें कि इंडिया को हमारे ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि जो भी मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है उसके पास इनिशिएटिव होता है। उसके पास इनिशिएटिव ये होता है कि वो जगह का चॉइस करता है, वो वेपन का चॉइस करता है, वो टाइम का चॉइस करता है, वो इंटेंसिटी का चॉइस करता है। ये उसके हक में जाती हैं, ये उसने डिसाइड करना होता है। और जो हम डिफेंड कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम्म। होता है कि इतना बड़ा हमारा मुल्क है, कोई दीवार तो हमने नहीं खड़ी की हुई कि कोई जहाज आएगा तो दीवार से टकरा के गिर जाएगा। ये स्पेस है, ये हवा है,
तो ये मेंटली लोगों को सबको तैयार अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कोई इम्प्रेग्नेबल जग नहीं होता, किसी भी मुल्क, कोई भी दुनिया में नहीं हम्म। होता। एंटर हो सकता है कोई भी। हाउएवर, जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर वो डिस्ट्रॉय करेंगे किसी एरिया को, चाहे वो जेन्युइन हो, चाहे फेक हो, चाहे कुछ भी ठीक। हो, हम रिटेलिएट करेंगे। और इस इनिशिएटिव, मुझे इस पे हैरत भी हुई और थोड़ा उनके बारे में अफसोस भी हुआ कि जो ऐसे मिशन राफेल ने, जिसके लिए वो आया था, ये मिशन अचानक रात को नहीं प्लान होते कि सुबह ये टेक ऑफ हो। ये कई महीने, कई साल हम रिहर्सल हम भी करते हैं कि अगर दुश्मन ने ये किया और एस्केलेशन हुई तो हमने पनिशमेंट देनी हुई तो हम ये ठीक। करेंगे। तो ये ठीक। वेल रिहर्स्ड होते हैं। और उसके बावजूद अगर आपके पहले मिशन का जो वेल प्लान था, चॉइस उनकी थी, जहाज उनकी मर्जी के इसके थे, बावजूद टाइमिंग ये उनकी मर्जी फेल हो उसकी गया। मर्जी का, तो बड़ा वैलिड पॉइंट हैरत। है। कंवर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से भी कहा गया है कि अगर आपने सिंतास माहिदा तो मुअत्तल कर दिया है, आपने वाटर रिजर्वायर बनाए, दरियाओं का रुख मोड़ा, तो आप ये समझ लें कि हम आपके इलाके में घुस कर जो है स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जाहिर बात है कि सिंतास माहिदा यूनिलैटरली मुअत्तल किया गया है। आप समझ रहे हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट? जी जी, देखिए, इंडिया जिस डोमेन में हमें लेके जाना चाहता है वो है लॉफेयर। उसमें आप देखें कि जारी बात है, हम जाएंगे बैनुल अक़वामी अदारों में जाएंगे और कहेंगे कि जी इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया यूनिलैटरली विड्रॉ कर गया है और ये वायलेशन है। वहां पे जाके जारी बात है वो हमें इंगेज करेंगे, डायलॉग होगा, निगोशिएशंस होंगी, दोबारा बैठना पड़ेगा, तो एक इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो है वो साइन होगी। ये एक ओवरऑल बड़ा सा एक जो ब्लूप्रिंट है ये नजर आता है। दूसरा जारी बात है वो डिप्लोमेटिक डोमेन में हमें लेके जाना चाहते हैं। वो हमें समझते हैं कि बैनुल अक़वामी अदारों के पास जाएं। फॉर एग्जांपल आजकल वो सोच रहे हैं कि FATF के पास दोबारा जाया जाए। वो कि पाकिस्तान FATF का उस तरह मेंबर नहीं है, लेकिन वो जाके इस इशू को वहां टेकअप करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज का पता नहीं है कि उनको बड़ी ताकतों की वहां सपोर्ट नहीं होगी। फिर वो वर्ल्ड बैंक, IMF के पास जाना चाहते हैं, वहां पे जाके वो रोकना चाहते हैं। तो 2-3 तरीकों से अगर देखा जाए तो उनकी जो शिकस्त हुई है डिप्लोमेटिकली कि दुनिया के किसी मुल्क ने उनको सपोर्ट नहीं किया। वो चाहते थे ब्लैंक चेक उनको मिले, अमेरिका जो है वो कहे कि जी इंडिया के पास राइट है, वो हॉट परसूट कर सकता है, वो जा सकता है, चेज कर सकता है ऐसे लोगों को, जिस तरह माजी में 2019 में इनको उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने एक स्टेटमेंट दी पर इंडिया ने स्ट्राइक की बालाकोट के अंदर। सो इंडिया इसको डिफरेंट डोमेन में लेके जाना चाहता है। मुझे लगता है कि ये शायद जो काइनेटिक डोमेन है इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर लिमिटेड वॉर होती है तो उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। अगर वो सिर्फ स्ट्राइक करते हैं। चीमा साहब, ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है कि जो फिजिकल वॉर की अगर बात करें या फिर जो कन्वेंशनल वॉर है उसकी बात की जाए, तो इंडिया को मालूम है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या हैं, और ये कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से मूव ऑन होते हैं। दूसरी साइड पे अगर इंडिया IMF के पास जा रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए, इंडिया FATF के पास जा रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए आप समझते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारी तैयारी पूरी है? मैं समझता हूँ जी हमारी तैयारी पूरी है। उसकी वजह ये है, जो मुझे नजर आता है या जो मैंने देखा है सिचुएशन को, देखिए पाकिस्तान को FATF में वो कैसे लेके जा सकते हैं? वो क्या कह सकते हैं कि जी हम पाकिस्तान को FATF में क्या करेंगे? वो एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये है कि कोई बड़ी ताकतें किसी किस्म की सपोर्ट उनको नहीं देंगी। ऑलरेडी हमने तमाम जो FATF के जो लीगल लकूनास थे वो पूरे कर दिए थे, और फाइनेंशियल लीगल हर चीज हमने पूरी कर दी। IMF के आपको पता है लार्जली एक सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल लोन्स नहीं होते, ये पॉलिटिकल भी अंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ, तो वो पाकिस्तान की है। मेरा ख्याल है कि इंडिया क्योंकि इस काइनेटिक डोमेन से निकलना चाहता है तो इसलिए शायद वो अपनी आवाम को तैयार कर रहा है, जी हम और तिरों में जाके जाएंगे, वहां पे जाके चीजें कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज में नाकामी होगी, बिकॉज वो कहते तो ये थे कि दुनिया के तमाम बड़े मुल्क उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बट नोबडी स्टूड विद देम एट दिस पॉइंट। खालिद साहब, हमने जवाब देना हो और खसूसन PAF की मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्लान करने में ऑपरेशन और इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है? खुदा ना खास्ता अगर कोई मिस एडवेंचर होता है, भारतीय तैयारे एंटर हो जाते हैं, कहीं पे स्ट्राइक की जाती है, तो कितने टाइम फ्रेम में हम जो है वापस रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? ये मैं आपके नाजरीन के लिए, कंफर्ट के लिए और इत्मीनान के लिए बताते चलूं कि पाक फिजाइया इस तरह नहीं एक्ट कर रही कि जब दुश्मन हमला करेगा
तो हम फिर मीटिंग बुलाएंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर हम नक्शे निकालेंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एज अ फाइटर पायलट हैविंग सर्व्ड फॉर 35 इयर्स, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हमारे प्लान रेडी होते हैं और लेडर ऑफ एस्केलेशन के हिसाब से रेडी होते हैं। यानी जितनी सीढ़ी आप ऊपर जाएंगे, हम उतने ही कदम ऊपर जाए और शायद प्लस जाएंगे। ये पीस टाइम में करना होता है। ये नहीं होता कि जब जंग शुरू हो जाएगी तो हमने कहना अच्छा अब कौन से प्रेफर्ड हमारे टारगेट्स होने चाहिए। प्रेफर्ड हमारे टारगेट लिस्टेड डाउन, वेल थॉट आउट एंड वेल कैलकुलेटेड, लिस्टेड डाउन है ऑलरेडी। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि अगर आप हमें यहाँ पे पंच करेंगे तो हम यहाँ पंच नहीं करेंगे, हम आप उससे ऊपर पंच करके आपको वापस जवाब देंगे। तो किसी भी मुल्क की बका का सबसे ज्यादा अश्योरेंस इसी चीज पे होती है कि आपने एक डिटरेंस इस लेवल की क्रिएट कर दें लोगों के जहनों में और दिमागों में दुश्मन के, कि वो ये खौफजदा हो कि अगर मैंने ये पंच किया तो वापस भी पंच आएगा। और ये जहन में रखिए कि पाक फिजाइया ने 24 करोड़ लोगों को जवाब देना है, हिंदुस्तान की फिजाइया ने 1.4 बिलियन लोगों को जवाब देना है। और लेट मी क्लेरिफाई कि 1.4 बिलियन वॉरमॉन्गर्स या जंगी जुनून में शामिल नहीं है। मैं एम श्योर के 99.99 नहीं, ऑलमोस्ट 100% लोग चाइना के पीस लविंग, सॉरी इंडिया के पीस लविंग हैं और वो चाहते होंगे कि अमन से हम गुजारा करें। मैं एक हैरान कुन आपको बात बताऊं कि हम यहाँ पे सार्क के सारे ममालिक हैं, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। हमारी आपस की ट्रेड हमारे ओवरऑल ट्रेड का 5% है। यानी हम 95% ट्रेड दुनिया के साथ कर लेते हैं, लेकिन आपस में सिर्फ 5% करते हैं। और एक आसियान एक पैक्ट है या ट्रीटी है, उसमें कुछ मुल्क हैं, उसका आपस में ट्रेड 10% है। और उसके मुकाबले में हमारा, आप हैरान होंगे कि 1% से भी कम है। यानी हम इतना कम करते हैं, आसियान हम 1% करते हैं आपस का उसके मुकाबले में, और आसियान वाले 10% करते हैं। ठीक। जो दुनिया का ये 24% पॉपुलेशन, 25% यहाँ पॉपुलेशन रहती है, यानी 1/4 यहाँ रहती है। और आप हैरान होंगे सुनकर कि हम दुनिया की जीडीपी में आपस में ट्रेड करते हैं 0.1, 4 दफा सिफर लगाएं और फिर 74 लिखें। ये हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, जब पॉपुलेशन हमारी 25% है। तो हमें तरक्की की तरफ सोचना चाहिए। हमारे लोगों को, दोनों मुल्क के साइड लोगों को कोई वॉर मॉन्गरिंग हम भी नहीं चाहेंगे। दोनों ममालिक के लोगों के लिए ज़रूरी है कि मौशी तरक्की है, मौशी इस्तेकाम है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब भारत का जंगी जो है वो कम हो और दोनों ममालिक तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। दोनों की अवाम ये चाहती है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। प्रोग्राम में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।